नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। नगर निकाय के चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के पूर्व उप महापौर और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरारी लाल अग्रवाल जी। मुरारी लाल अग्रवाल जी को बीजेपी का एक लेजेंड नेता भी माना जाता है। मुरारी लाल अग्रवाल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बीजेपी कई सारे जनता को वायदे तो करती है, पर वो उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या जो ये सपा और बाकी पार्टियों का ये आपके ऊपर आरोप है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जुमला पार्टी के नाम से जानी चाहिए, क्या ये सच है? एकदम ऐसी बात नहीं है। आप हमको एक ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा मतलब जिसमें हमने वादा किया और पूरा नहीं किया हो। सर, वादे तो कई सारे थे। बेरोजगारी का था, बेरोजगारी समाप्त कराने का था, महंगाई कम कराने का वादा था, काला धन लाने का वादा था। ये सारे वादों का क्या हुआ? काला धन के बराबर छापे पड़ रहे हैं, आप देख रही हैं। पूरे भारत में जहाँ भी सूचना मिलती है कि यहाँ पर काला धन है। अभी आपने कोलकाता में पार्थिव सेन का देखा होगा, कितना करोड़ रुपया उसके यहाँ से निकला। अभी एक IAS अधिकारी क्या 17 करोड़ रुपये निकला। मतलब चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नेता हो, जहाँ भी सरकार को सूचना मिलती है यहाँ पर काला धन है या गड़बड़ किया हुआ धन रुका हुआ है, तो छापे मार करके धन बरामदी हो रही है। पूरे देश में ये सिस्टम चल रहा है जी। तो बाकी बेरोजगारी वगैरह पे आपका क्या कहना है? बेरोजगारी का सरकार पूरी कोशिश में है। बेरोजगारी के लिए अभी हम लोग कितना यूपी में ले लो आप, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स आए हैं और बाकी आ रहे हैं। आज भारत में इन्वेस्टर उत्सुक है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे इन्वेस्टर आएगा वो अपने फैक्ट्रियाँ लगाएगा, अपना रोजगार लगाएगा, अपने कारखाने लगाएगा, निश्चित रूप से रोजगारों की भरपूर। सर लेकिन सर, ये जितने भी विपक्षी दल हैं उनका ये आरोप है कि जो पहले के मतलब आपके जॉब्स थे उनको अब टेम्पररी कर दिया गया है और परमानेंट जॉब्स को मतलब काफ़ी कम कर दिया गया है। ऐसा क्यों है? परमानेंट जॉब्स को कम कर दिया गया है। जैसे आर्मी में भी अब ये आ गया है कि आप टेम्पररीली 3 सालों के लिए आप का होगा, 4 साल के लिए किया गया है। अग्निवीर योजना ये अपने हर कंट्री में देखिए, आप इजराइल में देखिए, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री की सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है जो कभी इमरजेंसी में काम आती है। उसी के तहत हमारे यहाँ भी हमने 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती किया। 4 साल में उनको ट्रेनिंग भी देंगे और वक्त पड़ने पर वो देश की यदि संघर्ष करना पड़ा, कि युद्ध का स्तर पर आया तो वो लड़ेंगे भी और 4 साल बाद रिटायर होंगे और उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये योजना तो इतनी सफल रही, इतने उत्साहपूर्ण लोगों ने भाग लिया उसमें, तो कुछ ऐसे मेरे को नहीं लगता है विपक्ष जो दावा वो बिल्कुल झूठा है। सर, विपक्षी दलों का तो ये भी कहना है कि धर्म का डर दिखाकर या बुलडोजर का डर दिखाकर ध्रुवीकरण करना, ये सब क्या लोकतंत्र के लिए सही है? क्योंकि बीजेपी ही करती आ रही है उनके हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर चलाना उनके ऊपर है जो कुकृत्य करते हैं, जिन्होंने माफियागिरी किया है, जो आतंकी थे। हमारे प्रयागराज में देख लो आप, जहाँ प्रयागराज में आतंकवादी थे, आतंकियों ने जो कब्जा किया था सरकारी ज़मीनों पर, लोगों की ज़मीनों पर, उनसे ज़मीनें मुक्त करा करके और गरीबों को दी गई है। तो इसमें तो कोई ऐसा बात नहीं, आतंकी चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब पर बराबर कार्रवाई हुई है। तो इसमें धर्म की कोई बात नहीं आती। अच्छा सर, अब मैं चुनावों पे आना चाहूंगी। ग्राम प्रधानों के चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी, तो क्या इस बार स्थानीय चुनाव में वो सफलता मिल पाएगी? निश्चित रूप से पिछली बार का स्थानीय का चुनाव के परिणाम देख लीजिए। हमने 17 नगर निगम में 16 नगर निगम जीते थे और हमारे स्थानीय निकायों में भी हमने बढ़त हासिल की थी, बड़ी अच्छी। और अब की बार हम 17 नगर निगम हैं, सभी में जीतेंगे और हमारे 200-250 से ज़्यादा निकायों में हम जीत हासिल करें। यानी सत्ता है तो फिर उसकी हनक बरकरार सत्ता की बात नहीं है, ये जनता का रुझान हमारे प्रति है। सत्ता की हनक की बात नहीं है। ये सत्ता का जो मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण है, जो लगाव है योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति, उसके कारण प्यार है। पक्षी ये क्यों कहते हैं कि डरा कर ये सारे वोट लिए जा रहे हैं और डरा के जीता जा रहा है? इसका आरोप है, इसका कोई क्या कर सकता है। परंतु आप जनता में जाइए, आप ये बताइए, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जाइए, वो कह रही योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। हर गरीब को पानी के वो घर दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही, ज़्यादातर लोगों को दिया गया, अन्न मुफ्त में दिया गया। अभी कोरोना काल में कितने सेवा कार्य किए गए और
इसी तरह से कई नल हर घर को नल से जोड़ना, ये योजना हमारी चल रही है, आगे बढ़ रही धीरे धीरे। हर व्यक्ति गरीब को घर देना, हर बीमार को उपचार कराना, हर बेरोजगार को रोजगार देने की कोशिश, हर उसको शिक्षा के जितने हमारे सुधार कर सकते हैं। अभी हमने कितने हजार विद्यालय मोदी जी ने विद्यालय बनाने की घोषणा किया है। रेलवे की जमीन पर हम विद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई सारे काम तो हुए हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रयागराज में इस बार बीजेपी का महापौर हो पाएगा, क्योंकि क्षेत्र बढ़ जाने की वजह से इस बार सपा और बसपा के वोटर भी बढ़ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? नहीं, सपा बसपा का वोटर मतदाता का रुख सिर्फ मोदी जी को देखता है, फिर योगी जी को देखता है। मतदाता देखता है कि योगी जी मोदी जी विकास कार्य कर सकते हैं, इनके हाथ में सत्ता आने पर पैसा बर्बाद हो जाएगा, भ्रष्टाचार में चला जाएगा। इसलिए जनता, चाहे नए वोटर आ गए हों चाहे पुराने वोटर हों, सबका एक ही रुख है। आप जनता में चले जाइए, पता कर लीजिए, जनता का पूरा रुख भारतीय जनता पार्टी के महापौर को जिताने का है। मतलब 2025 में कुंभ है तो किसी भी हालत में जीत बीजेपी की होगी। 2025 का कुंभ हम बड़ा अच्छी तरह से उसको संपन्न करना चाहते हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, हमारी योगी जी की इच्छा है। आज भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी कुंभ के लिए बैठक करने के लिए गए हैं कुंभ मेले में। तो हम चाहते हैं कि कुंभ का मेला एक विशिष्ट है प्रयागराज के लिए, और यहाँ पर देश विदेश के बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, तो उनको कोई असुविधा न हो। इसलिए हम ये प्रयास रहेगा कि हम कुंभ को अच्छी तरह से संपन्न करें, जैसा पिछली बार में 2019 में किया था, उससे बेहतर कुंभ हम अगली बार कराएंगे। अच्छा सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप प्रयागराज के बीजेपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। आखिर आज तक बीजेपी ने मुरारी लाल अग्रवाल जी को किसी संवैधानिक पद पर क्यों नहीं बैठाया? नहीं, क्या बदल गया? बीजेपी में कुछ बदल गया, या आपका नए जो नेतृत्व थे उनके साथ आपका कुछ बन नहीं पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमेशा ख्याल रखती है, मेरे को पूरा सम्मान दिया जाता है, हर जगह मुझे बुलाया जाता है। अभी मैं व्यापारी कल्याण बोर्ड का सदस्य रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो थोड़ा सा समायोजन की बात होती है, तो उसमें पार्टी भरपूर अभी प्रयास कर रही है, पार्टी मेरे को कहीं ना कहीं समायोजित करेगी अच्छे पद पर। जी, अब इन सब बातों में कैमरे के सामने बोलना भी मतलब इसलिए आप संतुष्ट ही हैं। तो आप उप महापौर रहे हैं, अब होते नहीं तो उप महापौर की क्या भूमिकाएं होती हैं हम ये जानते हैं, और आपके उप महापौर के रूप में आज तक की प्रसिद्धि के क्या कारण रहे हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। उप महापौर का काम उतना ही होता है जितना महापौर का होता है जी। जितने अधिकार महापौर के होते उतने ही अधिकार उप महापौर के भी होते हैं जी। अब ये कि उप महापौर चेयरपर्सन तो महापौर ही होता है, तो चेयरपर्सन तो वही होता है, और परंतु उप महापौर भी पूरा काम करता है। और मेरा प्रसिद्धि का कारण है कि मैंने पूरी भागीदारी और जो मतलब मन लगा कर किया, अपना को संपूर्ण दे करके मैंने काम किया। जितना मैं जनता की सेवा कर सकता था उतना मैंने किया। जैसे मैंने देखा कि हमारे पास बजट की कमी थी जी। और स्ट्रीट लाइटें सब बंद पड़ी थी, तो हमने एक साथ ले जा करके कर्मचारियों को, स्टाफ को साथ है, बस जो हमारे पैसा खर्च नहीं होता है और आपके प्रयास से जुड़ सकती है, लाइट जल सकती है, तो हमको 90% सफलता मिली। 90% लाइटें हमारी जल गई। सिर्फ हमारा कर्मचारी गया, पोल पर खड़ा हुआ, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी थी, उसको ठीक किया, लाइट जल गई। तो हमने ये जाकर किया जो बिना पैसे काम होने वाला था, वो हमने करवा दिया। तो ये एक प्रसिद्धि का कारण ये था। सड़कें ख़राब थी, भाई पैचिंग तो कर दो, पैसा नहीं हमारे तो हमने पैचिंग करवा दिया। इस तरह से बहुत सारे काम जो बजट के अभाव में नहीं होते थे, हमने अपने प्रयास से, स्टाफ से, अपने जो कर्मचारी थे हमारा, जो हमारे अधिकारी थे, उनको बड़े प्यार से संभाल करके ये करवाया कि भाई जो काम हम बिना पैसे कर सकते हैं वो कर दो, तो वो हमारे काम हुए। इसलिए जनता मेरे को याद रखी। आज 25 वर्ष की पहले का मैं उप महापौर था, पर मुझे अभी भी उप महापौर के नाम से जाना जाता है। जी सर, मतलब इस पिछले 10 वर्षों में भी बीजेपी के ही महापौर रहे हैं, और मतलब नगर निकाय के चुनावों में बीजेपी का हमेशा से सत्ता रही है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से बीजेपी ने प्रयागराज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? अरे यदि आप कोई 10 वर्ष पहले प्रयागराज से गया हुआ 10 वर्ष में आया होगा तो रास्ते भूल जाएगा। आप इतना काम हुआ प्रयागराज में, कितने फ्लाईओवर्स बन गए, कितने सड़कें बन गई, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया,
है ना। तो विरोधी पार्टियों का तो ये भी कहना है कि सिर्फ कुछ ही एरियाज में काम हुआ है, उसके आगे जो अंदर शहरों का काम है वो तो कभी हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा शहर में काम हुआ, जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ काम किया गया, सब जगह काम हुआ, पूरा काम। आपने बताया कि आप 25 वर्ष पहले के उप महापौर रहे हैं और आज तक जनता आपको उन्हीं उप महापौर के रूप में याद रखती है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी इस बार आपको ये महापौर का टिकट देकर अपनी ये गलती मतलब सुधारेगी? नहीं, गलती तो कुछ होती नहीं है गलती कुछ नहीं होती, ऐसी कुछ नहीं, अच्छा। गलती नहीं है। वो पार्टी यदि मुझे वो समझेगी, ये सम्मान देगी, यदि मेरे को कहेगी आपको चुनाव लड़ना, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में दावेदार तो बहुत सारे हैं, आपकी खुद की पार्टी से इतने सारे दावेदार हैं, अभी तो आपकी ही पार्टी का उप महापौर भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पार्टी का डिसीजन आपकी तरफ ना होके किसी और की तरफ हुआ, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? पूरा सपोर्ट करेंगे, मैं तो करता आया हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, हमको मिलेगा तो हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेगा दूसरा जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, बीजेपी के ही वर्तमान महापौर हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, लेकिन दर्जन भर दावेदार तैयारी कर रहे हैं। आखिर इस तरह के चुनाव के दौरान गुटबंदी नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जी चुनाव में खड़ा होने की दावेदारी पेश कर सकता है। टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को है। पार्टी निर्णय लेती है कि कौन कार्यकर्ता इस पद के लिए उपयुक्त होगा, तो इसलिए पार्टी का निर्णय होता है। दावेदारी कोई भी कर सकता है, परंतु हमारी पार्टी में, हमारी जन दल में कोई भी किसी को भी टिकट दे दो आप, फिर वो पूरे कार्यकर्ता से उसके पीछे लग जाते हैं, उसमें कोई गुटबंदी नहीं होती है। तो सब एक दूसरे का साथ देने में विश्वास रखते हैं, पूरा साथ देते हैं। अच्छा सर, इस बार के नगर निगम चुनाव में आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं? तमाम ऐसे गांव जुड़ गए हैं जिनमें बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गांव जुड़े हैं, 20 वार्ड बढ़ गए हैं, 80 वार्ड से 100 हो रहे हैं। तो और जो जुड़े हैं वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। उनमें सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, ऐसी बेसिक सुविधाओं का पूरा अभाव है। तो जो भी महापौर चुना जाएगा उसके लिए जिम्मेदारी होगी इस तरह के जो पिछड़े इलाके आए हैं इनका पूरा ध्यान रख करके 5 वर्ष में नगर निगम के जो अन्य वार्ड्स हैं जिनकी प्रगति हो चुकी है उसी तरह की प्रगति उनको भी कराएं। ये हम लोगों का। आपने जैसे अन्य वार्डों की बात की, तो सर ये तो कहा जाता है कि नगर निगम का ये कार्य है कि हर वार्ड में अस्पताल, हर वार्ड में स्कूल होना चाहिए कम से कम, और ये आज तक सारे वार्डों में नहीं है। इसको आप किसकी कमी मानते हैं? ये महापौर की कमी है या ये बीजेपी और सिस्टम की कमी है जो कि बीजेपी की ही सत्ता है? नहीं, प्रयास तो ये किया गया है कि सब वार्डों में एक क्लिनिक, मतलब जो छोटा होता है एक अस्पताल या क्लिनिक और एक प्राइमरी स्कूल, ये होना है जी। और चाहे वो हॉस्पिटल, चाहे वो उसका होम्योपैथिक का हो, चाहे एलोपैथिक का हो, चाहे कुछ इस तरह सुविधाएं दी गई हर वार्ड में। मेरी जानकारी में सब जगह है। कोई वार्ड छूटा होगा तो उसको देखा जाएगा, कराया जाएगा उसको। जी सर, ये भी कहा जाता है कि अगर नगर निगम चाहे तो हजारों लोगों को स्थायी रोजगार तो दे ही सकता है, लेकिन आउटसोर्स पर ही कर्मचारी आज तक क्यों रखे जा रहे हैं? आउटसोर्स पर उसमें प्रक्रिया होती है, नई भर्ती करने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, तो जब तक वो मंजूरी नहीं आती है तब तक आउटसोर्स किया जाता है। काम बाधित ना हो इसलिए कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रख लिया जाता है। जी, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस बार आपको संभावित प्रत्याशी आप हैं इस वक्त, और हमारी सारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, अगर आपको ही प्रत्याशी बनाया जाता है तो आपके क्या प्लान्स होंगे प्रयागराज के लिए? मैं प्रयागराज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करूंगा, और जो आप बता रही हैं कि जैसे नए वार्ड जुड़े हैं, प्राथमिकता मेरी ये होगी पहले नए वार्डों का मैं विकास करूं, साथ साथ में जो हमारे जो वर्तमान में जो हमारा नगर का जो वार्ड्स हैं उनमें जहाँ जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे, और सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, ये हमारे काम है ना, सीवर व्यवस्था, ये प्राथमिकता के आधार पर हम इनको करेंगे। कहीं किसी नागरिक को कोई कष्ट इस तरह की सुविधाओं के लिए नहीं होगी।
और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा नागरिक को, ऐसी व्यवस्था मैं बनाने का प्रयास करूँगा कि किसी नागरिक को जैसे सुविधा है, ये कोई शिकायत है उसको और भटक रहा है तो वो भटकने नहीं दिया जाएगा, उसकी पूरी शिकायत सुनी जाएगी, काम कराया जाएगा। अच्छा सर, आज रेहड़ी पटरी वाले जितने भी वेंडर हैं वो भी परेशान हैं। लोगों पर हाउस टैक्स, पानी, सीवर का टैक्स और इन सब चीज़ों का बोझा काफ़ी बढ़ गया है। आपको नहीं लगता ये सब बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? नहीं, देखिए हाउस टैक्स तो देना ही पहली परंपरा आता है। हाउस टैक्स, सीवर टैक्स देते ही हम, वाटर टैक्स देते ही हम, तो ये यदि हम नहीं लेंगे तो नगर निगम कैसे चलेगा? तो ये लेंगे, ये इसमें कहीं जाती होगी, कहीं ज़्यादा टैक्स आ गया होगा या किसी को शिकायत होगी, उसको दूर किया जाएगा। बट टैक्सेशन जो चल रहा है रेगुलरिटी है, जिसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव करेंगे, नहीं तो इसके बगैर काम चल नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल बात है कि टैक्स के बगैर तो न भारत सरकार चल सकती है, न राज्य सरकार चल सकती है, न नगर निगम चल सकता है। जी सर, लोगों को नेताओं की बातों पर अब उतना भरोसा नहीं रह गया है। इस गिरावट के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इतने वर्षों में आपने नेतृत्व किया है, आप इस चीज़ के प्रति किसका जिम्मेदारी बिल्कुल मानते नेता खुद जिम्मेदार हैं। अभी मान लीजिए अखिलेश जी कुछ उल्टा सीधा बयान देते हैं, माननीय राहुल जी तो बयान उल्टा सीधा देते ही रहते हैं, परंतु मोदी जी ने जो विश्वसनीयता बनाई है, जो प्यार मोदी जी के प्रति है, मोदी जी का ताली बजाओ, लोगों ने थाली बजाओ, थाली बजाए। मोदी जी का कैंडी जलाओ, मोदी कैंडी जलाए। अभी मोदी जी ने कहा तिरंगा झंडा लगाओ अपने घरों पर और लगाए। तो मोदी जी का जो प्यार लोगों में है, प्रेम मोदी जी के प्रति, वो एक विश्वास जगाता है नेता के प्रति। यदि नेता ईमानदार छवि से और देश के प्रति और जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करता है तो जनता उसको हाथों हाथ लेती है। यह मोदी जी को देखिए आप, योगी जी को देखिए आप। मोदी जी ने कह दिया कि भाई श्रमिकों को फूल दे के स्वागत करना, इनको सफाई कर्मियों को तुमने वो किया। मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, मोदी जी श्रमिकों को सम्मान करते हैं, चाहे वो मंदिर के श्रमिक हो, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर के श्रमिक हो। तो मोदी जी जब छोटे छोटे लोगों को सम्मानित करते हैं तो हम लोग भी उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं और ये हम उनका फॉलोअप करते हैं तो हमको लगता है कि हम भी विश्वास जीतते हैं। तो जो लोग जीतते नहीं है वो फ्रॉड करते हैं। वो जैसे अभी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कश्मीर में कि धारा 370 नहीं हटेगी। भाई ये स्पष्टवादिता थी, मुझे अच्छी लगी। 370 नहीं हटेगी, पर वहाँ के जो और लोग हैं, फारूक साहब हैं, वो मुफ्ती जी हैं, वो कह रहे नहीं हटवाएंगे। कैसे हटवाएंगे भाई? तो ये बात एक स्पष्टवादिता होनी चाहिए। मोदी जी इनका हमको ये करेंगे, संकल्प से सिद्धि का योजना लाते हैं, वो जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। तो क्या बीजेपी के ही सारे नेता उनका अनुकरण कर पा रहे हैं? मोदी जी का? जी, मोदी जी का पूरी बीजेपी नहीं, पूरा भारत कर रहा है, पूरी जनता कर रही है। आप देख रहे हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा सभी लोग करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कार्य है कि हम फॉलोअप करते करेंगे। अब विरोध के लिए विरोध करें वो अलग बात होती है। अच्छा, कि भाई हमारा प्रधानमंत्री नहीं तो हम तो विरोध करेंगे, तो विरोध के लिए विरोध करना है। बाकी मोदी जी का कोई ऐसा काम आपकी नज़र में भी नहीं होगा कि कोई जो देश के लिए उन्होंने ऐसा किया है कि साहब। सर, आपने इतने वर्षों में कई सारे महापौर देखे होंगे, तो आपके हिसाब से प्रयागराज का सबसे सफल महापौर अब तक कौन रहा है? अभिलाषा गुप्ता, हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी। अच्छा, और और आपको इत्तेफाक से बताएं जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर सिर्फ अभिलाषा गुप्ता थे। एक बार के टर्म में भारतीय जनता पार्टी थी और उसके पहले वाली वो निर्दलीय थी। इसके पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापौर नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से अभिलाषा गुप्ता नंदी जी ने सारा काम किया है प्रयागराज के लिए? किया। आप कुछ उनके कार्यों को गिनाना चाहेंगे जो कि उन्होंने प्रयागराज नगर निगम के लिए किया हो? सैकड़ों कार्य, उनको एक एक कार्य को कैसे गिनाएं आपको, परंतु उनका जो जनता से घुलना मिलना है, मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी उनकी, जैसे मेरे को विरोधी कह रहे थे भाई अभिलाषा ने कुछ किया न किया हो या नहीं किया हो, पर वो मिलती बहुत है, टहलती बहुत है मगर नगर में, तो ये उनके उसमें जाता है, क्रेडिट में जाता है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि स्थानीय चुनाव 2024 में जो लोकसभा की पटकथा है उसको वापस से दोहराने में सहायता कर सकते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं? 2024 का तो एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। नगर महापालिका का और स्थानीय निकाय के चुनाव इसमें हमको मदद करेंगे ये। अच्छा, लोकसभा के दौरान हम आपका फिर से इंटरव्यू ज़रूर करेंगे, पर इस वक्त आपका नगर निगम प्रयागराज के लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? नगर निगम प्रयागराज के हमारे जो सभी नागरिकगणों का मैं बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और अपील करता हूं कि फिर से आप भारतीय जनता पार्टी के महापौर को निर्वाचित करिए और हम निश्चित रूप से आपकी सेवा करने का संकल्प लेते हैं। हर नागरिक को कोई असुविधा नहीं होने देंगे, ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते से कह रहा हूँ। मुरारी लाल अग्रवाल जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरारी लाल अग्रवाल जी, जो कि पूर्व उप महापौर भी रह चुके हैं। उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित थी। उन्होंने बीजेपी के बारे में भी बताया, उन्होंने आगे की योजनाओं के बारे में भी बताया। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।